क्या है जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, जेडीए, ये क्या टर्मिनोलॉजी होती है? तो उसमें वो इस तरह की लैंग्वेज लिखने की एक परंपरा चल पड़ी। हमारे यहाँ एग्रीमेंट्स 99% कॉपी पेस्ट होते हैं। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को सर्विस नहीं देता है, दोनों मिलके तीसरे को दे रहे हो। सर्विस टैक्स जमाने के डिसीजन या सेंट्रल एक्साइज जमाने के डिसीजन जीएसटी में लागू होंगे। देश भर में रेरा भी एप्लीकेबल है और रेरा के अंदर ऐसा कहा जाता है, पहले के ज़माने में क्या होता था, ज़मीन मालिक हाथ खड़े कर देता था, उसका कहना था डेवलपर ने नहीं किया तो मैं क्या करूं। बिल्डर ने कुछ नहीं किया, इतने पैसे दे दिए, फिर भी काम अधूरा है, अब मैं क्या करूंगा। बिल्डर हम लोगों के पास में कब आते हैं? जब वो ये कर चुके होते हैं एग्रीमेंट। क्या लैंड गुड्स है? क्या लैंड सर्विस है? पिज़्ज़ा के ऊपर कितनी भी टॉपिंग डाल लो वो पिज़्ज़ा ही कहलाएगा। हमारे संविधान में जो आर्टिकल 265 है वो कैसे स्टार्ट होता है? वो टैक्सेशन का है। मतलब ये हुआ कि बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज लैंड। हमारे देश में लैंड पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को है, और नोटिफिकेशन तो क्लियरली लिखता है कि कंस्ट्रक्शन पे लगेगा। जो कि बाइंडिंग ऑन डिपार्टमेंट एंड टैक्स पेयर दोनों है। ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट एंड ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट। अगर कोई चीज डायरेक्टली टैक्सेबल नहीं ना, तो आप उसको इनडायरेक्टली भी टैक्सेबल नहीं कर सकते। एग्रीमेंट शुरू होता है कि ये एग्रीमेंट जो है रेवेन्यू शेयर का एग्रीमेंट रहेगा और नीचे आते 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 नमस्कार दोस्तों, आज हम रियल एस्टेट के बारे में बात करने के लिए यहाँ पर हैं और रियल एस्टेट में स्पेशली जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स क्या होते हैं उस पर हम बातचीत करने वाले हैं। तो इस बात को आगे बढ़ाने के लिए, कुछ प्रश्नों के जवाब देने के लिए, हमारी जिज्ञासाओं को दूर करने के लिए आज हमारे साथ सीए नवीन खंडेलवाल जी हैं। नवीन जी 1999 के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, 1996 के कंपनी सेक्रेटरी हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं बीकॉम में। तो हम बात को शुरू करते हैं। नवीन जी, आपका स्वागत है। पहला सवाल ये है कि सर, ये क्या है जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, जेडीए, ये क्या टर्मिनोलॉजी होती है? हाँ, मुझे लगा आप यही पूछेंगे पहला क्वेश्चन तो, क्योंकि देखिए जब हम इसका नाम ले रहे हैं जेडीए, तो नाम में ही स्पष्ट है जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। जॉइंट होकर डेवलपमेंट करने के लिए किया गया एग्रीमेंट। ओके। एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट नहीं। यहाँ पर मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ वापस, ये सिर्फ एग्रीमेंट है। दो लोग मिल रहे हैं, जॉइंटली काम कर रहे हैं और कुछ चीज़ें तय कर रहे हैं। अच्छा, ये तो किस तरह के एग्रीमेंट होते हैं? जेडीए जो कहा जाता है, इसके कुछ टाइप्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के जेडीए हो सकते हैं? जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के नाम कई हैं, उसका रूप एक ही होता है आनंद भाई। ओके। क्योंकि हम ये जो 50 किलोमीटर पे बोली बदलती है, भाषा बदलती है, उस हिसाब से इसको कई जगह रेवेन्यू शेयरिंग एग्रीमेंट बोल रहे हैं, कई जगह रेशो डील बोलते हैं हमारे इंदौर में, है ना? कई जगह जॉइंट वेंचर भी बोलते हैं। तो ये मोर और लेस तीनों का ही स्वरूप है। कुछ लोग एरिया बेसिकली शेयरिंग एग्रीमेंट भी एरिया बोलते शेयरिंग भी बोल देते हैं। अल्टीमेटली इसमें शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू यानी प्रॉफिट है, उसी का रिस्क रिवार्ड शेयर करने का ये एग्रीमेंट है परस्पर। हैं। अच्छा, तो क्या पार्टियां होती हैं इसके अंदर? हु आर द पार्टीज जो इस जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में इन्वॉल्व होती है? किस तरह की चीजें होती है? जैसे हमने देखा, अभी आपने कहा कि रियल एस्टेट की हम बात कर रहे हैं, तो रियल एस्टेट में जब डेवलपमेंट होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, उसके एग्रीमेंट होते हैं। तो उसमें कई तरीके से काम होते हैं। एक होता है डेवलपमेंट एग्रीमेंट। आपकी ज़मीन, आपने मुझे काम दिया और मैंने वो काम करके आपको वापस दे दिया, तो यू आर ओके। द रिसीवर, तो ये हो गया डेवलपमेंट एग्रीमेंट। लेकिन जेडीए कब होता है? जब हम दोनों मिलके किसी तीसरे के लिए काम करें। अच्छा। हाँ, तभी वो जेडीए होगा। वो जे का इंपॉर्टेंस यही है। अगर वो तीसरा व्यक्ति नहीं है तो जेडीए नहीं है। ये बहुत स्पष्ट हो जाना चाहिए। जेडीए तभी है जब तीसरा व्यक्ति आया। जब दोनों मिलके तीसरे के लिए काम करेंगे तो वो जेडीए, और उसमें वो प्लॉटिंग भी हो सकती है और कंस्ट्रक्शन भी हो सकता है रियल एस्टेट में। बराबर है, पर सर ज्यादातर एग्रीमेंट जो हम देखते हैं तो उसमें एक बात बहुत सामान्य होती है कि एग्रीमेंट के अंदर तीसरी पार्टी का तो कोई जिक्र ही नहीं होता है। दो लोग मिलते हैं, आपस में एरिया शेयर कर लेते हैं या रेवेन्यू शेयर कर लेते हैं और अपना काम आगे बढ़ाते हैं। तो क्या यहीं पे कुछ चैलेंजेस आते हैं, यही प्रॉब्लम है, या यही जो है टैक्सेशन ट्रिगर होता है, ऐसी कुछ बातें हैं? नहीं, देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट हमने कर तो लिया, जैसे कि मैंने पहले बताया, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। उसमें शर्तें, आपस में सहमतियां तय हुई कि अच्छा। हम ऐसे ऐसे काम करेंगे, तुम ये करोगे, मैं ये करूँगा। ओके।
एक दूसरे के लिए हम दोनों कुछ नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलके तीसरे के लिए करेंगे, तो वो चीज़ों का उल्लेख नहीं होता है, तो जेडीए की कमी दिखती है। वैसे जेडीए का ये बेसिक कैरेक्टर है कि उसमें ये चीज़ आए, क्योंकि जेडीए तभी है जब तीसरी पार्टी अभी नहीं है पिक्चर में, भविष्य में तो आएगी, उसका उल्लेख तो हो। अच्छा, पर ज़्यादातर एग्रीमेंट सर जो मैंने भी देखे हैं, उसमें क्या चैलेंज आता है कि एग्रीमेंट की जो भूमिका होती है, जो प्रस्तावना होती है, वहाँ लिखा होता है कि एक डेवलपर आया, उसने प्रस्ताव दिया कि मैं तुम्हारी ज़मीन पे डेवलप करता हूँ, फिर लैंड ओनर से बात करी, दोनों ने आपस में निगोशिएशन करे, फिर रेशो तय करे। तो ये इस तरह की चीज़ तो सीधे तौर पे दिखाई देती है कि जो ये डेवलपमेंट एग्रीमेंट है या वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का काम हो रहा है। बिल्कुल, ऐसा लगता है। देखिए क्या है कि भारतीय टैक्सेशन सिस्टम में ऐसे कई डिसीज़न हुए हैं सालों में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, कि जो एग्रीमेंट किया जाना है, उसमें जो दोनों पार्टीज़ हैं, जेडीए के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर अपन बहुत स्पष्ट तौर पे बात करें तो लैंड ओनर और डेवलपर, बराबर। तो ये दोनों अपने बारे में तय करती हैं शर्तें और सहमतियाँ उसमें। हुँ, तो उसमें वो इस तरह की लैंग्वेज लिखने की एक परंपरा चल पड़ी। हमारे यहाँ एग्रीमेंट्स 99% कॉपी पेस्ट होते हैं। बराबर है। और बिल्डर हम लोगों के पास में कब आते हैं, जब वो ये कर चुके होते हैं, एग्रीमेंट बना चुके होते हैं, बातचीत हो चुकी होती है। और नॉर्मली ये कुछ कंसल्टेंट से या रजिस्ट्री विभाग के लोगों से ये लोग करवा लेते हैं, है ना? तो वो चीज़ें इसमें दखल नहीं आने पाती है, जिससे एग्रीमेंट मतलब अधूरे हो एक जाते हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं आ पाता है, वो बिल्कुल नहीं कोई आता। टाइपिंग वाले से बनवा लिया या हाँ, उस ऐसा तरह कर से किसी लिया। से काम करवा लिया। क्योंकि क्या है, उसमें कानून की भाषा का उल्लेख नहीं होता और उससे अच्छा। मंतव्य स्पष्ट नहीं होता। तो मैं जो पहले कह रहा था उसी बात को अगर आगे कंटिन्यू करूँ, कि हमने अगर गलती से लिख भी दिया कि मैं आपको प्रस्ताव देता हूँ और आपने स्वीकार कर लिया, हुँ, तो भी उस एग्रीमेंट के उस एक क्लॉज विशेष से कुछ नहीं बनता और उससे कोई लायबिलिटी नहीं आती। हुँ, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है एलिगेंट डेवलपर्स के संबंध में, कि एग्रीमेंट में अगर एजेंट और वो भी लिख दिया है प्रिंसिपल, हुँ, लेकिन टोटल ओवरऑल एग्रीमेंट पढ़ना पड़ेगा कि मंतव्य क्या है, पार्टीज का इंटेंशन क्या क्या करना चाहते हैं। बराबर। अगर वो रेवेन्यू शेयरिंग है तो वो है, फिर उसमें एक दो टर्मिनोलॉजी से फर्क नहीं पड़ेगा। ये अपने मन से भय निकालना होगा बिल्डर्स को और कॉन्ट्रैक्टर्स को। एग्रीमेंट की जो मूल भावना है उसको निचोड़ना ज़रूरी है, बिल्कुल, उसको बिल्कुल सही समझना कह रहे हैं आप, ज़रूरी है। बिल्कुल सही कह और रहे जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि सर कुछ पीछे में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन भी इस तरह के आए हैं कि एग्रीमेंट को जो रजिस्ट्री हो रही है, कन्वेंस डीड हो रही है, उनके साथ पढ़ा जाए या डीड हैं। को एग्रीमेंट के साथ पढ़ा जाए, जो कई जगह पर लैकिंग होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बहुत रिलेवेंट टाइम पे बात उठाई। देखिए, लार्सन एंड टुब्रो का 2013 का सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच का डिसीजन है, जी। जो इसी प्रोजेक्ट से संबंधित होता है, जहाँ पर 3 लोग इन्वॉल्व हों, जहाँ पर जेडीए हो। ओके। जो राहेजा का डिसीजन था 2008 का, उसको ठीक करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा है कि जब भी ऐसे प्रोजेक्ट जहाँ 3 पार्टी इन्वॉल्व्ड है, हुँ, यानी जेडीए है ना? 3 पार्टी और जेडीए, हमको ये बार-बार याद रखना, 3 मतलब जेडीए, 2 मतलब डीए। जी। डीए मतलब जीएसटी लगेगा, जेडीए में कोई जीएसटी नहीं। ओके। तो जहाँ जेडीए है, वहाँ पर जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट एक बेसिक एग्रीमेंट भर है, उसको पढ़ के कुछ नहीं करना है। ओके। उसके साथ वो ट्राई पार्टी जो भी आपने उल्लेख किया, वो ट्राई पार्टी त्रिपक्षीय एग्रीमेंट का देखना होगा, जो कि उसका बेस होगा। हुँ, जेडीए बनेगा बेस, ट्राई पार्टी एग्रीमेंट, वही ट्राई पार्टी एग्रीमेंट कन्वेंस डीड में कन्वर्ट होगा। ओके। तो वहाँ 3 पार्टी हो गई। जी। इसका सीधा मतलब है कि वो दोनों मिलके तीसरे के लिए बना रहे हैं, एक दूसरे को कुछ नहीं कर रहे। प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल, जैसा कि बहुत हम बढ़िया। पार्टनरशिप फर्म में करते हैं कि बिल्कुल। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को सर्विस नहीं देता है, दोनों मिलकर तीसरे को दे रहे होते हैं। उसी तरह से मैं समझता हूं कि लैंड ओनर और डेवलपर दोनों मिलकर तीसरे बायर को सर्विस दे रहे हैं। बिल्कुल तो इस स्पष्ट एग्रीमेंट को जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट कहेंगे और इस पर कहेंगे। टैक्सेशन की लायबिलिटी नहीं आती। नहीं आती। एक बहुत अच्छी बात सर, आपने सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन 2013 का बताया, तो सर जीएसटी तो बाद में आया, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है वो सर्विस टैक्स के ज़माने का है 2013 का। तो क्या इसकी एप्लीकेबिलिटी अभी करंट सिनारियो में बनती है? मुझे पता है आप बहुत जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं ताकि लोगों को फ़ायदा पहुंचे, और ये एक अच्छी बात भी है और बड़ा रेलेवेंट है ये क्वेश्चन। देखिए, अभी गुजरात फर्टिलाइज़र केमिकल का डिसीजन है हाई कोर्ट का 2019 का, और एक जयचंद्र अलायंस का डिसीजन है, जिसमें ये कहा गया है कि सर्विस टैक्स जमाने के डिसीजन या सेंट्रल एक्साइज जमाने के डिसीजन जी। जीएसटी में लागू होंगे अगर कोई फंडामेंटल चेंज नहीं है तो। हुँ, और फंडामेंटल चेंज है ही कहाँ? सर्विस टैक्स आके समाहित हुआ जीएसटी में, बराबर। सेंट्रल एक्साइज समाहित हुआ जीएसटी में।
तो ये तो वही है, इनके नाम कपड़े बदल गए हैं, बस बॉडी वही है। तो इसलिए वह डिसीजन बिल्कुल लागू होगा और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन उस प्रोजेक्ट बिजनेस विशेष का ही है। उस समय वैट था, अब बराबर। वैट भी इसमें समाहित हो गया है, तो इट विल बी 100% एप्लीकेबल। और मैं आपको बताऊं बहुत रेलेवेंट बात, पिछले 3 महीनों में 3 हाई कोर्ट ने इसी डिसीजन को रिलाय करके जीएसटी में डिसीजन दिए हैं। अच्छा, हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया उसको रिलाय उसी को करके रिलाय कर जीएसटी रिजीम के बिल्कुल, अंदर डिसीजन बहुत दिए। बढ़िया पॉइंट पे डिसीजन है वो, चूंकि हालांकि इसका बहुत ज़्यादा मुद्दा नहीं है उसका इस जेडीएस है, नहीं तो मैं बराबर बताता आपको कि वो किस पॉइंट पे था। ओके जी। सर, एक और चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा। आपने कहा प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस। अब जैसे कि देश भर में रेरा भी एप्लीकेबल है और रेरा के अंदर ऐसा कहा जाता है कि डेवलपर और लैंड ओनर दोनों एज अ को प्रमोटर बिल्कुल, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था, ज़मीन मालिक हाथ खड़े कर देता था, उसका कहना था डेवलपर ने नहीं किया तो मैं क्या करूं। अब रेरा ऐसा बोलता है कि दोनों मिलकर सर्विस दे रहे हैं या को प्रमोटर बनेंगे, तो क्या इसका रेलेवेंस जीएसटी के उस संबंध में नहीं आना चाहिए? देखिए क्या है कि जो रेरा कानून है वह बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन के हिसाब से बनाया गया है और उसमें जी। कुछ टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है। हम्म, उसमें से कुछ डेफिनेशन आपने भी जानते हैं कि जीएसटी में एज इट इज़ ली गई हैं, जी। तो उसका एक इम्पोर्टेंस तो है। लेकिन रेरा कानून ऐसा बोलकर हमारी ही बात को यह प्रमाणित करता है कि दोनों को प्रमोटर हैं, क्योंकि जेडीए की एक विशेषता होती है दोस्त कि दोनों का कॉमन इंटरेस्ट हो, कॉमन बेनिफिट हो। क्योंकि रेरा का प्रोजेक्ट जो है रियल एस्टेट का, उसमें दोनों मिलके काम कर रहे हैं। दोनों क्यों कर रहे हैं? आर्थिक लाभ उठाने के लिए। तो बराबर वो है। दोनों को प्रोमोटर कहलाएंगे ताकि कल को वह उस अलॉटी के प्रति जिम्मेदार हो सके। हाँ, तो यह एक कहीं ना कहीं इस बात को सपोर्ट करता है, कुशन देता है कि दोनों मिलके काम कर रहे हैं उस तीसरे के लिए। बराबर है। उसका वहां तक हम सपोर्ट ले सकते हैं। पर सर, अगेन बात वहीं आती है कि आपने जैसा बताया, बिल्डर जब हमारे पास आता है तो वो तब तक तो अग्रीमेंट एग्जीक्यूट कर चुका होता है। तो आपको ऐसा नहीं लगता सर कि एक गर्भ संस्कार जो होता है, जिस तरह बच्चा जब माँ की कोख में होता है तो उस समय उसको संस्कारित किया जाता जाता है। जैसे कि अभिमन्यु जब माँ की पेट में थे तो उन्होंने युद्ध जो है चक्रव्यूह भेदना सीखा था। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है सर कि गर्भ संस्कार की जरूरत है जब डेवलपर और लैंड ओनर इस तरह के ट्रांजैक्शन में एंटर हो रहे हो, तो वो उस समय सीए की एडवाइस लें, सीए के पास जाएं और समझें? बिल्कुल, बिल्कुल। उस विषय विशेष का जो एक्सपर्ट है जाना चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट भी क्या है, एक बच्चे के जन्म जैसा तो है, आपने बिल्कुल सही बात कही है। तो उसको जो ज़मीन आ रही है, वो ज़मीन माता है और डेवलपर जो है पिता, ये दोनों रोल निभाते हैं उस संतान का जो प्रोजेक्ट के रूप में आती है। तो वो अगर सही समय पे सही डिसीज़न लेके सही व्यक्ति के पास नहीं जाते हैं शुरू से, तो वो गलती करते हैं, लेकिन इसमें उनका दोष नहीं है। ओके। दोष उस अवेयरनेस की कमी का है। एक जो बिल्डर लॉबी में या डेवलपर लॉबी में ज्ञान की कमी है, भय बहुत भरा हुआ है या संस्थाएँ ठीक से काम नहीं कर रही हैं। उनको ये बताना होगा, जो मैं सोचता हूँ कि जो खेती के बाद भारत में कंस्ट्रक्शन सबसे अच्छा और पॉजिटिव काम बराबर है ना? बिल्डर अपनी पूँजी लगा रहा है और जमा पूँजी कुल जीवन की लैंड ओनर लगा रहा है, रोज़गार दे रहे हैं, समथिंग न्यू इज़ कमिंग, कंस्ट्रक्टिव काम हो रहा पॉजिटिव। है। उनको तो पूरी रिस्पेक्ट, पूरा बेनिफिट मिलना चाहिए और उनको समझना चाहिए और उनको ये मानना चाहिए कि हम देश में योगदान दे रहे हैं, तो हम क्यों किसी से डरें? और कानून भी उनके फ़ेवर में ही बना है। ये बात अलग है कि ये लोगों को पता नहीं है बिल्डर को अभी। बराबर है। जीएसटी उनके फ़ेवर में बना हुआ है। सर, मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से 2 तरह के जो है डेवलपमेंट वर्क हो सकते हैं। एक प्लॉटेड डेवलपमेंट होता है, कंस्ट्रक्टेड डेवलपमेंट होता है। थोड़ा-सा विस्तृत में बताइए ना सर, क्या होता है प्लॉटेड डेवलपमेंट और क्या होता है कंस्ट्रक्टेड डेवलपमेंट? क्योंकि जब भी हम जीएसटी में बात करते हैं टैक्सेबिलिटी की, तो थोड़ा-सा कहीं चेंज आता है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है या प्लॉटेड डेवलपमेंट हो रहा है। तो थोड़ा-सा आप इसके ऊपर प्रकाश डालिए कि क्या चीज़ होती है हाँ, ये? अपन जेडीए के स्पेशल रेफरेंस में अगर देखें, जी। जो हमारा टॉपिक है, तो हम पहले बात करते हैं प्लॉटेड डेवलपमेंट की, ठीक है? जो आपने सही कहा कि 2 तरह के डेवलपमेंट हो, तो बेसिकली या तो प्लॉटिंग होती है, कॉलोनाइज़ेशन, या कंस्ट्रक्शन होता है, दैट में बी इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और रेसिडेंशियल। जी। तो प्लॉटेड डेवलपमेंट का सीधा मीनिंग है लैंड को डेवलप करना और उसके टुकड़े करना और प्लॉट के रूप में बेचना, हुँ। ठीक है? अब जीएसटी जैसा कि नाम है, गुड्स और सर्विस पे लगने वाला टैक्स। हुँ। तो बहुत बेसिक सोच हर कंसल्टेंट, सीए और बिल्डर और जो भी रेलेवेंट
कंसर्न लोग हैं उनकी जानना चाहिए, क्या लैंड गुड्स है, क्या लैंड सर्विस है? यह दोनों नहीं है। तो लैंड मैं अकेले अपनी डेवलप करके बेचूं या जॉइंट डेवलपमेंट में करके बेचूं, इस पर जीएसटी है ही नहीं। ओके। यह बहुत क्लियर है और यह मनीष मुंजाल भट्ट के डिसीजन में गुजरात हाई कोर्ट में पैरा 87 में लिखा है कि लैंड इज नाइदर गुड्स नॉर सर्विस। ओके। उससे बड़ी बात, उसी जजमेंट के बाद में बोर्ड ने सर्कुलर निकाला है 177 नंबर का 3 अगस्त 2022 को, आइटम नंबर 14 में पॉइंट नंबर 3 में लिखा 2 में लिखा है लैंड इज नाइदर गुड्स नॉर सर्विस। ओके। बोर्ड का सर्कुलर है सीजीएसटी का, देखिए आप, है ना? बराबर। अब उसमें वो लिख रहे हैं जो लैंड इज नाइदर गुड्स नॉर सर्विस, और लैंड पे किया जाने वाला डेवलपमेंट भी अंततः लैंड है, यह सर्कुलर में स्पष्ट लिखा है। तो जब कोई चीज लैंड है तो वह जमीन हुई, तो वह जीएसटी के दायरे से बाहर हो गई। क्यों? क्योंकि वो डेफिनेशन में ही नहीं आती। मैं ज़्यादा उसके टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं जा रहा हूँ कोर्ट वाली, पर मैं बहुत सिंपल कहना चाह रहा हूँ कि जब वो ना गुड्स है ना सर्विस है तो फिर वो सप्लाई ही नहीं हुई। और इसीलिए आप देखेगा आनंद भाई कि वह शेड्यूल 3 में उल्लेखित है। बराबर है, सेल लैंड ऑफ- शेड्यूल 3 में। हाँ, बिल्कुल और ठीक शेड्यूल बात है। 3 क्या है, लोग शेड्यूल 3 को एग्जम्पशन की तरह लेने लगते हैं। यही गलती हम कर जाते हैं। ओके। शेड्यूल 3 की हेडिंग, एक जीएसटी एक्ट की सबसे खास विशेषता क्या है, एक तो ये क्रमानुसार बनाया गया है और हर चैप्टर के एक हेडिंग है, हर शेड्यूल का हेडिंग है। इसका हेडिंग क्या है? ट्रांजैक्शन एंड एक्टिविटीज नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड एज सप्लाई। ओके। तो सप्लाई ही नहीं तो जीएसटी खत्म। खत्म। तो कोई दूसरा उसमें ना तो व्यू है ना क्वेश्चन है। तो ये बात हुई अपनी प्लॉटेड डेवलपमेंट की। इसमें आप कुछ और पूछना चाहें? सर 1 मिनट रोकूंगा यहाँ पे। तो जब इतना क्लैरिटी से यहाँ लिखा हुआ है, शेड्यूल 3 में जमीन को बताया हुआ है, और जैसा आपने बताया कि लैंड के ऊपर अगर कोई डेवलपमेंट किया तो भी वो लैंड ही कहलाएगा, या उसको थोड़ा और सामान्य भाषा में समझे कि पिज्जा के ऊपर कितनी भी टॉपिंग डाल लो वो पिज्जा ही कहलाएगा। बिल्कुल। तो फिर इतनी भ्रांतियां क्यों हैं? फिर ये घमासान क्यों है? विभाग बोलता है कि टैक्स लगेगा और जो करदाता है वो बोलता नहीं लगेगा। थोड़ा इसको और बताइए सर। देखिए, अभी गंगा नदी जब बहती है तो बनारस वाला क्या बोलता है? मेरे यहाँ से निकलती है। जी। पटना वाला अलग बोलता है, नॉर्थ वाला अलग बोलता है, और जहाँ जहाँ गंगा जाती है सब बोलते हैं कि ये तो मेरे यहाँ से निकलती है और यहाँ ज़्यादा साफ है। सब अपने पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। हम सीए लोगों का, बुद्धिजीवियों का पहला कर्तव्य है कि लॉ का इंटेंशन क्या है। और पहली बात, हमारे संविधान में जो आर्टिकल 265 है वो कैसे स्टार्ट होता है? वो टैक्सेशन का है। नो टैक्स शैल बी लेविड विदाउट एनी अथॉरिटी। ओके। भारत में कोई भी कानून के अंतर्गत टैक्स बिना कानूनी इजाजत के नहीं लगाया जा सकता। बराबर। अब हमारे देश में लैंड पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को है। बराबर है। तो उसमें केंद्र सरकार का इन्वॉल्वमेंट हो ही नहीं सकता। इसको हम लोग टेक्निकल भाषा में ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं, है ना। और जीएसटी किस लिए आया दोस्त? जब गुड्स और सर्विस पे दोनों सरकारें एक साथ टैक्स लगा सके, ताकि वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट का आनंद हम उठा सके। लेकिन वो मामला यहाँ पर नहीं है। लैंड पर टैक्सेशन का आधार और हक सिर्फ राज्य सरकार को है। ठीक, स्टैम्प ड्यूटी लगाते ही हैं। इसीलिए रॉयल्टी पे, माइनिंग पे रॉयल्टी राज्य सरकार लेती है। हाँ। और ये माइनिंग का जो डिसीजन है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का 9 मेंबर्स का, ओके, 25 जुलाई 2024 का, वो क्या कहता है? लैंड पे कानून बनाने का अधिकार आर्टिकल 49 के तहत सिर्फ राज्य सरकार को है। अब इससे बड़ा आप क्या लोगे? न तो सरकारी पावर आपके पास, ना आप लगा सकते, तो जीएसटी आप लैंड पे नहीं ले सकते। ये बातें हमारे शुरू के रिप्लाई में आती नहीं, हम ऑफिसर से क्वेश्चन करते नहीं, और वह अपने ऊपरी दबाव में, ज्ञान और ट्रेनिंग के अभाव में बोलते हैं कि लगता है। उन्होंने, अभी आप आगे पूछेंगे, मेरे को पता है, उन्होंने कंसेप्ट गलत निकाला है, उस पर हम चर्चा करते आगे। उसी वजह से ये सब कन्फ्यूज़न हो रहा है, और वो लोग लैंड पे टैक्स मांग रहे हैं, जिसमें कुछ लोग भय की वजह से भर रहे हैं, कुछ लोग अज्ञान की वजह से। जेडीए है, लोगों के कागज भी ठीक नहीं होते, कागज मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, कागज ठीक नहीं होते, लेकिन अगर आप लैंड का काम कर रहे हैं तो कागज फिर कुछ भी बोले जी, उस कागज की गलती को सुधारा भी जा सकता है, लेकिन जमीन को मैं आसमान तो बोल नहीं सकता। हाँ, ये और बात मैं भी आपको सही इसमें, वैसे इसी का एक बहुत अच्छा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भाई जिल्लू भाई नाना भाई खाचर का, रसातल से आसमान तक जमीन जमीन है। अच्छा,
अगर कंस्ट्रक्शन बीच में नहीं है ओके। तो आप सोच लीजिए जमीन की कितनी हद है। हाँ, बराबर। और एक सोलो सोलो क्रेडिट करके एक लैटिन फ्रेज है, जितनी चीज लैंड में गई वह सब लैंड हो गई। ओके। ये लैटिन फ्रेज है, मैं शायद किताब में से देख कर सही उसका पढ़ के बता पाऊंगा आपको, थोड़ा लैटिन है इसलिए। बोर्ड सर्कुलर ने आपको कह दिया, जी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कह दिया, हाई कोर्ट ने ऑलरेडी कह दिया है। तो जितनी चीजें लैंड में गई और वह लैंड के इंजॉयमेंट के लिए समाहित हो गई, जी। जैसे प्लॉटेड डेवलपमेंट, हम्म। बाउंड्री वॉल बनी, ड्रेनेज हुआ, सीवरेज हुआ, पाइपलाइन डली, यह सब उस लैंड के बेहतर उपयोग के लिए है, ओके। इंडिविजुअल उपयोग के लिए नहीं है वो। मतलब ये हुआ कि बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड हाँ, विल आल्सो बी ट्रीटेड एज लैंड। लैंड, ये तो एक कंसेप्ट है ही। जी। ये तो यहाँ पे ये लैंड खुद बन गए हैं। अच्छा। अब बेनिफिट के ऊपर अपन आगे और डिस्कस तो करेंगे। कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं सर। हाँ, कंस्ट्रक्शन क्या होता है? बिल्कुल। कंस्ट्रक्टेड डेवलपमेंट। हाँ, अब यहाँ पे बहुत मैं आपको दिलचस्प बात बताना चाहता हूँ। मुझे कई बार थोड़ा सा कपिल शर्मा की याद भी आ जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन एक ही बात है। अच्छा। कितनी बड़ी गलती है ये। जैसे कि हर कॉन्ट्रैक्ट में हर एग्रीमेंट शामिल है, हाँ। लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वैसे ही हर कंस्ट्रक्शन में डेवलपमेंट शामिल है, पर हर डेवलपमेंट में कंस्ट्रक्शन नहीं है। डेवलपमेंट होता है इंटरनल और एक्सटर्नल वर्क, जो भी मैंने क्रियाएं गिनाई, हाँ। ड्रेनेज, सीवरेज, पाइपलाइन वगैरह, ये सब डेवलपमेंट में आती है, ओके। एक्सटर्नल और इंटरनल। उसके बाद समथिंग सिविल स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट होकर कोई चीज़ नई खड़ी होती है, बनती है परमानेंसी लेके, है ना। जो बिल्डिंग हो सकती है, सिविल स्ट्रक्चर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है और प्लेटफॉर्म हो सकता है, दैट इज कंस्ट्रक्शन। ओके। तो ये डिफरेंस है। और कंस्ट्रक्शन की स्थिति में जेडीए में कुछ बिंदु डिस्कस करने लायक हैं, अदरवाइज उसमें भी जेडीए में टैक्सेशन नहीं है। लैंड ओनर और डेवलपर के बीच की बात करें अगर जी, बराबर है। तो सर ऐसे अगर हम देखें तो जीएसटी जो इस तरह की चीज़ों पे लाया गया है वो एक नोटिफिकेशन के माध्यम से लाया है, और नोटिफिकेशन तो क्लियरली लिखता है कि कंस्ट्रक्शन पे लगेगा। बिल्कुल। तो ये डेवलपमेंट वाली बात कहाँ से आ जाती है फिर? बार बार जो डेवलपमेंट है उसमें क्यों टैक्सेशन की बात आती है? थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिए। जबकि सर्कुलर बोर्ड का ये बोलता है कि नहीं, टैक्स तो इसके ऊपर है नहीं। तो दोनों चीज़ों में कॉन्फ्लिक्ट है। बोर्ड बोल रहा है कि नहीं है सर्कुलर के माध्यम से, नोटिफिकेशन बोल रहा है नहीं लगेगा। थोड़ा सा इसको बताइए ना सर। हाँ, देखिए इसमें क्या है, बोर्ड सर्कुलर के माध्यम से प्लॉटेड डेवलपमेंट पे बोल रहा है कि नहीं लगेगा, उसने कंस्ट्रक्शन की कोई बात ही नहीं करी, कोई बराबर। मुद्दा नहीं उठा। नोटिफिकेशन, अगर हम थोड़ा सा कानून का प्रोटोकॉल देखें सर, तो सबसे पहले हमारा एक्ट, हाँ। एक्ट के में सेक्शन है, शेड्यूल्स हैं, रूल्स हैं। ये हो गया हमारा स्टेट्यूटरी पार्ट। इनको चलाने के लिए, इनको समझाने के लिए हम नोटिफिकेशन इशू करते हैं, बराबर। जो कि बाइंडिंग ऑन डिपार्टमेंट एंड टैक्स पेयर दोनों है। दोनों हैं। इसको फिर समझाने के लिए सर्कुलर इशू होते हैं, ओके। जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के होते हैं और वो विभाग पे लागू होते हैं, टैक्स पेयर पे लागू नहीं होते। तो नोटिफिकेशन एक प्रकार का सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है। ओके। उसकी एक मैनेजर लेवल की ऑफिस में हैसियत है, वो टॉप बॉस नहीं है। ठीक बात है। तो इसलिए वह वही कह सकता है जो कि सेक्शन और रूल में लिखा हो। अच्छा। आप पूरा एक्ट उठा के देख लीजिए, कहीं पे भी डेवलपमेंट राइट या डेवलपमेंट की बात नहीं लिखी गई है कानून में। ये सिर्फ नोटिफिकेशन में आई है। और नोटिफिकेशन जो बनते हैं, उनकी ड्राफ्टिंग कौन लोग करते हैं और उसका इंटरप्रिटेशन कैसे होता है, ये तो आप जानते हैं, है ना। तो नोटिफिकेशन जो इसमें शुरू में आए जीएसटी में कंस्ट्रक्शन के, रियल एस्टेट में 4/2018 आया 25 जनवरी 2018 को, जो कि 31 मार्च 19 तक लागू था। उसके बाद 5/2019 आया, 6/2019 उसी के तारतम्य में आया, और उसके पहले 3/2019 आया। तो 4/2018 ये बात करता था कि जब भी जेडीए वाले प्रोजेक्ट होंगे तो उसमें लायबिलिटी डेवलपर की रिवर्स चार्ज में कब आएगी। ठीक बात है। वो बोलता था कि जब उसको वो अथॉरिटी दे देगा लैंड ओनर को उसके फ्लैट में या यूनिट में घुसने की, या उसको कन्वीनियंस डीड करके रजिस्ट्री कर देगा। ओके। ये बोलता था वो सर्कुलर। टाइम ऑफ सप्लाई। हाँ, टाइम ऑफ सप्लाई बताता था। वो मानता था कि दोनों, ये नोटिफिकेशन कहता था, ठीक है ना। इसके बाद 5/2019 ये आया कि आपको ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट सर्विसेज बाय लैंड ओनर, जो इशू चालू हुआ, हाँ। वो यहाँ पे आया। तो जो 4/2018 था उसमें कंस्ट्रक्शन की बात लिखी हुई थी, जो आपने मुद्दा उठाया अभी।
5/2019 में भी कंस्ट्रक्शन की बात लिखी हुई है। 6/2019 ये बात करता है कि कब इसको माना जाएगा लायबिलिटी को। ओके 5/2019 बताता है कि रिवर्स चार्ज में भरने के लिए कौन लायबल है, ओके प्रमोटर यानी डेवलपर लायर है। यहाँ पे थोड़ा सा रेरा से आप देखिएगा कि लोग कंफ्यूज ना हो, रेरा के हिसाब से लैंड ओनर भी प्रमोटर है बराबर कहीं कहीं, हाँ। लेकिन फॉर जीएसटी पर्पस यहाँ पर प्रमोटर डेवलपर है, हु इज द रिसीवर ऑफ दैट डेवलपमेंट सर्विस, ओके राइट की सर्विस, राइट जैसा कि डिपार्टमेंट चाहता है। हाँ जी तो ये हो गया। अब 6/2019 में ये लिखा है कि टाइम ऑफ सप्लाई कब होगा। अब उन्होंने उसको रजिस्ट्री की डेट से हटा के कर दिया कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन सर्टिफिकेट की डेट पे। ओके तो बात ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन, अब देखिए यहाँ पे वर्ड वापस कंस्ट्रक्शन आ गया। हाँ इसके बाद और जो नहीं पढ़ने की गलती कर रहा है विभाग, अधिकारी, कंसल्टेंट, सीए, वो क्या गलती कर रहे हैं कि बार बार इन तीनों नोटिफिकेशन में लिखा है स्पष्ट, अगर कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी हो उससे संबंधित डेवलपमेंट राइट लैंड ओनर दे, उसके बदले में वो कुछ यूनिट दे। ओके यानी देखिए सब अदला बदली पूरी चल रही है, बार्टर हो रहा है, और कंस्ट्रक्शन इज वेरी एसेंशियल पार्ट। ओके तो डेवलपमेंट तो गया बाहर सीधे, बराबर बराबर कंस्ट्रक्शन भी हो रहा हो, वो उसको उसमें से कुछ यूनिट दे रहा हो, और वो उसको उसके बदले में डेवलपमेंट का राइट दे रहा हो, तब जीएसटी लगेगा लैंड ओनर के पेटे डेवलपर को रिवर्स चार्ज में रिवर्स चार्ज। 18%। ऐसा नोटिफिकेशन नंबर 5/2019 बोलता है 5B एंट्री में। ओके पहली बात तो ये हुई। ठीक है इसमें आप कुछ और पूछना चाहें तो मैं रुकूं, नहीं नहीं तो बिल्कुल फिर ठीक है है ना, कंटिन्यू बिल्कुल। अब ये जो 5B है, जैसा आपको भी पता ही, आप भी प्रैक्टिस करते हैं, इसको अभी श्रीनिवासा रियल कॉन में नागपुर में बेंच ने, मुंबई हाई कोर्ट ने 8 अप्रैल 2025 को बहुत तरीके से इंटरप्रेट किया है। उन्होंने कहा कि ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट यानी टीडीआर, नोटिफिकेशन में क्या लिख दिया, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट, ठीक है जबकि लेजिस्लेचर का इंटेंशन है ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट। अच्छा देखिए कितना अंतर है, ऑफ डेवलपमेंट राइट एंड ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट डेवलपमेंट ये तो दोनों टर्मिनोलॉजी अलग अलग लग रही है। अलग हो गई। आपने सुना होगा भी मध्य प्रदेश में भी टीडीआर का कंसेप्ट आ रहा है कुछ बिल्कुल, महीनों में। हाँ जी तो दैट इज ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, जिसको मैं ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इफ आई वांट टू ट्रांसफर समथिंग, इट शुड बी मूवेबल एंड मार्केटेबल। राइट वैसे तो फिक्स्ड एसेट भी ट्रांसफर होती है, लेकिन वो मार्केटेबल होती है, भले मूवेबल नहीं हो। राइट तो यहाँ पर ये एक डॉक्यूमेंट होता है। अब उसको कैसे इंटरप्रेट किया, देखा होगा आपने कि जैसे कंपलसरी एक्विजिशन होता है लैंड का, हाँ तो उस केस में जो उस पे एफआईआर स्वीकृत होता है टीएनसीपी और नगर निगम के हिसाब से, उससे कुछ अधिक एडिशनल मिलता है लैंड ओनर को, क्योंकि उसने जमीन को कम पैसे में कंपनसेशन लेके दे दिया, सरकार को देना पड़ा उसको। मतलब ये कि किसी की जमीन थी, सरकार ने उसको कंपलसरी एक्विजिशन किया और उस एक्विजिशन के बदले में उसको रुपए नहीं दिए या कम रुपए दिए, और ये बोला तुम्हारा कोई और प्लॉट पड़ा है वहां एफआईआर ज्यादा ले लो, 2 एफआईआर था तो 4 अलाउ कर दिया है, 5 अलाउ, बिल्कुल। तो इसके लिए एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, दिया जाता है, इसको बोलते हैं ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, टीडीआर। दैट इज टीडीआर। ओके, इसके ऊपर तो जीएसटी की लायबिलिटी है। इसके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी 5B के हिसाब से है, ये श्रीनिवासा रियल कॉन में समझाया। बराबर, श्रीनिवासा रियल कॉन का मुद्दा क्या था, यही जेडीए वाला। हाँ ठीक बात है। तो उसमें उन्होंने कहा कि भैया आप मेरे को इतना बना दो, लैंड ओनर ने कहा, और उसमें इतना आप हिस्सा ले लो, तो रेवेन्यू शेयरिंग था। हाँ। तो उन्होंने कहा कि ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट है, बोले नहीं, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट का मतलब क्या है, फिर ये समझाया मुंबई हाई कोर्ट ने कि एज पर सम अदर रेलेवेंट एक्ट जो अर्बन सीलिंग का होता है, हाँ। उसके हिसाब से टीडीआर मतलब ये होता है, कौन सा, कंपलसरी एक्विजिशन वाला। Compulsory। तो यहाँ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था, बराबर, और नॉर्मली जेडीए में कभी भी कंपलसरी एक्विजिशन वाला मैटर ही नहीं होता। तो 5B भी वहाँ जेडीए में लागू नहीं होता। अच्छा। तो 5/2019 में भी बाहर हो गया, 6/2019 में तो ऑटोमेटिकली उसकी वजह से बाहर हो गया जी, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है और कंस्ट्रक्शन के बदले है। तो वहाँ पे भी क्या लिखा है 5B में कि वह टीडीआर दे और उसके बदले में कंस्ट्रक्टेड यूनिट ले। ओके, मतलब मेरा टीडीआर मैंने दिया और उसके बदले में कंस्ट्रक्टेड यूनिट ले लिया, तब मेरे को लायबिलिटी है डेवलपर को रिवर्स चार्ज में, ऐसा 5B बोलती है। अच्छा, ऐसा श्रीनिवासा रियल काम में मुंबई हाई कोर्ट ने समझाया। अब अगर आप बोले तो इसमें मैं आने वाले 2 साल की बात भी बता दूं, चूंकि आपके श्रोता बहुत अच्छे लोग होंगे और मैं चाहता हूं कि उनकी जागरूकता बढ़े और उनकी रुचि भी बढ़े, उनका भय खत्म हो। जी,
यह 5B की एंट्री भी क्लियरली चैलेंजेबल है इन सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि TDR जो भी आपने थोड़ी देर पहले टर्मिनोलॉजी यूज की थी, हाँ, बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, ओके, एज पर सेक्शन 3 into bracket 26 जनरल क्लॉजेस एक्ट, इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स लैंड, बिल्डिंग एंड बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। ओके, उस जमीन की वजह से उत्पन्न होने वाला कोई लाभ और हित, तो TDR क्या है? जमीन से उपजा है। बराबर है। तो जब वो TDR भी लैंड ही हो गया, तो उसके ट्रांसफर पर भी मैं GST नहीं दूंगा। अगर मेरे पास मैटर आएगा तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि एज पर सेटल्ड पोजीशन इन केस ऑफ आनंदा बेहरा इट इज TDR, और DLF के केस में भी TDR इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उस पर भी GST नहीं है। तो मेरा ये कहना है, आप भी सबको बताएं और सब लोग सुने और समझें कि आने वाले जो TDR MP में हैं उस पर GST नहीं है। ये तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन सर क्लियर हो जाएगा कई हाँ। लोगों के बीच में जो पहले से चल भी रहा है। पहले लोग डरेंगे, संकोच करेंगे, लेकिन फिर मान जाएंगे, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट की सर सेटल पर पोजीशन बता रहा हूं। जो मैं एक तरह की बात समझता हूँ, कई बार डिपार्टमेंट या तो कोई समन की कार्यवाही होती है या किसी तरह का कोई सर्च का जो है कार्यवाही हो रही है, तो उस समय पर अंडर प्रेशर भी कई बार करदाता होता है या उसके डॉक्यूमेंट उस तरह के नहीं होते हैं, फिर भी टैक्सेशन दे देता है, या डिपार्टमेंट का अपन ऐसे बात करें ऑल टुगेदर एक डिफरेंट व्यू है और कोर्ट के व्यूज यहाँ पर कुछ अलग हैं। तो थोड़ा सा सर इस पे प्रकाश डालिए कि डिपार्टमेंट का व्यू और कोर्ट का व्यू क्यों डिफरेंट है। देखिए, डिपार्टमेंट चलता है अपने पूर्व के ऑफिसर द्वारा पास किए गए ऑर्डर, अपने से ऊंचे ऑफिसर द्वारा पास किए गए दिशा निर्देश या बोर्ड के सर्कुलर, उसके आधार पे वहाँ पर कानून का इंटरप्रिटेशन आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, एक पर्टिकुलर लेवल के बाद ही मिलेगा। 177 नंबर का सर्कुलर क्लियर उनको कह रहा है, जो उनके ऊपर बाइंडिंग है। उसके बाद भी तो हम प्लॉटेड डेवलपमेंट में नोटिस देख रहे हैं करोड़ों के, इंदौर में ही बराबर। कि लोग आ रहे हैं जमीन को। मैं एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है जिप्सी पिगासस का 2006 का, अगर कोई चीज डायरेक्टली टैक्सेबल नहीं ना, तो आप उसको इनडायरेक्टली भी टैक्सेबल नहीं कर सकते। अच्छा। और यही कोशिश लैंड में की जा रही है। और ये उस बात की भी बहुत हंसी उड़ाई जा रही है कि जब GST कानून में लिखा है 1/3 वैल्यू कम करिए लैंड की, हाँ, क्यों लिखा है? क्योंकि लैंड पे टैक्स लगा नहीं सकते आप GST का, बराबर। इसीलिए तो है, इसीलिए तो शेड्यूल 3 में। तो फिर आप कैसे बोल सकते कि JDA आ गया तो फिर लगा दो? सही है। शेड्यूल 3 में ये कहाँ लिखा है कि लैंड ओनर ही बेचेगा तो लैंड की सेल मानी जाएगी? अगर कोई लैंड बिक रही है तो लैंड ही बिक रही है, उसको बेचे 2 लोग, 1 लोग या 20 लोग। बिल्कुल ठीक बात ये है। सब कॉमन सेंस की बातें हैं और ये ट्रेनिंग में नहीं बताई जाती, और इससे डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं और लोगों का, बहुत ईमानदार लोगों का फालतू पैसा फंसते जा रहा है, जिसका कल को सरकार रिफंड देने से भी मना कर देगी तो वो क्या कर लेंगे। इसलिए कोर्ट जाते हैं और कोर्ट लीगल पोजीशन को समझती है, लेजिस्लेचर के इंटेंशन को देखती है। लेजिस्लेचर का इंटेंशन सप्लाई पे GST लगाने का है, यहाँ तो दोनों एक दूसरे को सप्लाई ही नहीं कर रहे, वो सप्लाई तो नहीं। तीसरे को कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात। और यदि लैंड कर रहे हैं तो उस पर लगेगा नहीं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो जो कंस्ट्रक्शन करने वाला है, अब आपकी बात पे वापस आते हैं, जो कंस्ट्रक्शन करने वाला डेवलपर है वह उस बायर से GST वसूलेगा जिसने वह यूनिट बुक की है कंस्ट्रक्शन की, बराबर। अगर उसने कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले बुकिंग कर ली है तो, ओके। एज पर क्लास 5B शेड्यूल 2 CGST एक्ट। मतलब ये कि डेवलपर और लैंड ओनर के बीच में तो कोई GST नहीं है इस जन्म में नहीं है। पर अगर जो डेवलपर है वो किसी तीसरे पर्सन को बेचता है कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने के पहले या बुकिंग कर लेता है, तो उसके ऊपर GST की लायबिलिटी वो तो है ही, बनती क्योंकि है। वहाँ पे सर्विस रिसीवर है वो और ये सप्लायर है। सप्लायर है। एक बात ध्यान रखिए, इसमें लैंड ओनर की कोई लायबिलिटी नहीं, लैंड Developer ओनर की। रिमेन्स एज ए लैंड ओनर टिल द साइनिंग ऑफ रजिस्ट्री। ओके, तो जितना पोर्शन डेवलपर का है सिर्फ उसी के ऊपर आएगी। उसी के ऊपर आएगी। इसके ऊपर ITC मिलेगी सर कि नहीं मिलेगी? देखिए, ITC का क्या है, वह 2 तरीके से मिलती है। जो डेवलपर है हाँ। वह एज पर वही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन LNT 2013 लार्जर बेंच, ही इज ए वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर ओके। फॉर दोज बायर्स, क्योंकि जिनको जो उन्होंने पहले मटेरियल sell वह किया। खरीदेगा, सीमेंट, एंगल, चैनल, स्टील, वह अपने यूज के लिए नहीं, हाँ। उनके यूज के लिए जो कमरे, फ्लैट और ऑफिस बनेंगे उसमें जाएगा, जिसको वो यूज करेंगे। ठीक है। तो एज पर लेटेस्ट सेटल्ड पोजीशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट सफारी रिट्रीट आल्सो, हाँ। जब दूसरा उसका उपयोग करेगा तो उसकी क्रेडिट मिलेगी, मिल जाएगी। मिल जाएगी।
अच्छा सर, एक आपने बीच में बताया कि लैंड के लिए 1/3 की छूट मिलती है। अब सर कई जगह पे ये पोजीशन है कि लैंड की वैल्यू जो है वो तो बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने एक प्रॉपर्टी शहर के बीचों-बीच खरीदी है और उसके ऊपर मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, तो हो सकता है मेरी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट कम हो और लैंड की कॉस्टिंग जो इटसेल्फ है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये 1/3 की छूट देना कहीं न कहीं एक नुकसानदायक भी हो सकता है। जो डेवलपर है उसको नुकसान हो सकता है क्योंकि उसकी ज़मीन तो ज़्यादा की है, तो उसको ज़्यादा की छूट नहीं मिलना चाहिए। मतलब इट शुड बी 1/3 और एक्चुअल व्हिचएवर इज़ हायर। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है और ऐसा हो भी चुका है इसका और सेटल्ड केस लो है? सेटल्ड केस लॉ भी है। अच्छा, देखिए कितनी बढ़िया बात है, आज इंदौर में कई जगह ऐसी बहुत मौके की ज़मीन है जहाँ पे कॉस्टिंग 50-60% जा रही है। बराबर, आप बॉम्बे में मालाबार हिल्स पे बनाएँगे, नेपेंसी रोड पे करेंगे तो वहाँ 80% तक जा सकती है या किसी भी और अच्छे क्षेत्र में। ठीक बात है। तो जब हम लैंड पे टैक्स लगा नहीं सकते, तो हम उस पे डेवलपर के पोर्शन पर ही लगाएँगे। हाँ, अब जो 1/3 की छूट की बात है, यह नोटिफ़िकेशन में है दोस्त। फिर अच्छा, वही बात आ गई कि सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन वो चीज़ वही कह रहा है जो 3/2 कानून तो कह ही नहीं रहा 2019। है। कानून क्या कहता है कि आप तो टैक्स ही मत लगाओ लैंड पे। ठीक बात है, तो आप कैसे डिसाइड कर लोगे 1/3? ठीक इसी है। बात के लिए तो मनीष मुंजाल जी गए हाई कोर्ट में। गुजरात हाई कोर्ट ने इस नोटिफ़िकेशन को स्ट्रक डाउन करा। ओके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन थी सेटल्ड विप्रो के केस में बहुत पहले, अगर किसी चीज़ की एक्चुअल वैल्यू उपलब्ध है तो दैट ओनली विल बी कंसीडर्ड। राइट। तो आज की तारीख में अगर आपकी 60% लैंड वैल्यू है किसी हुँ, प्रोजेक्ट में, तो आप 100 रुपए ले रहे हैं तो आपको 40 रुपए पे जीएसटी देना है। ये बात बहुत कम लोग समझते हैं, आज सबको नोट कर लेना चाहिए और इसका बहुत बढ़िया प्लानिंग करना चाहिए। बराबर है सर। ये आज आपके मार्फत जा रही है चीज़। अच्छा, एक चीज़ और बताइए सर, कई आजकल ये भी प्रचलन में है कि लैंड ओनर और डेवलपर मिल कर के एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और वो बिल्डिंग को वो बेचेंगे नहीं किसी को, उसको रेंट पर देंगे हुँ, और जो रेंट आएगा उसको शेयर करने वाले हैं। हुँ, फॉर एग्जाम्पल एक मैंने बिल्डिंग बनाई, लैंड ओनर और डेवलपर ने मिलकर एक बिल्डिंग बनाई और उस बिल्डिंग को जो फ्लैट्स बन रहे हैं, जो यूनिट्स बन रही है, उसको तीसरी पार्टी को वो एज अ रेंटल देने वाले हैं भविष्य में। तो जो ये रेंट उनके पास आएगा उसके ऊपर जो जीएसटी लगेगा, क्या उससे जो बिल्डिंग बनाने में खर्चा लगा है उसकी आईटीसी मिल सकती है उनको? बिल्कुल मिल सकती है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसे अगर मैं दाढ़ी बनाऊँगा तो शेविंग क्रीम की क्रेडिट मिलनी है। बराबर, If I am not using those material for constructing that building, तो I won't be able to give it on lease. हाँ, राइट, तो my leasing is ends and my construction start. That is only single transaction. There is no chain breaking. ओके, ठीक है? अब मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ किसके लिए? लीज पे देने के लिए। तो मेरा पहले दिन से इंटेंशन क्लियर हो जाए ठीक कि है, मैं लीज पे दूंगा तो मैं मेरे लिए तो बना ही नहीं रहा। फिर वापस सफारी आपको मदद करता है। ओके, पैरा 32 देख लीजिए। आपने लीजिंग पे देना है तो आपको टैक्स नहीं लगना है, आपको टैक्स लगना है और उस पे आपको सेट ऑफ मिलना है। एक निश्चित हो गया है दोस्त, सफारी के एडिशन के बाद बहुत अच्छी से सेटल्ड हो गया है। अगर टी है तो सी है, अगर टैक्सेशन है तो क्रेडिट है। क्रेडिट मना ही नहीं कहीं। 17(5) सी और डी का सब कन्फ्यूज़न अब खत्म हो चुका है। ओके, अगर कोई दूसरा यूज़ करने वाला और आप बना रहे हो, अगर किसी दूसरे को आप बेच रहे हो और आप बना रहे हो, दोनों स्थिति में क्रेडिट मिलेगी। ये बहुत स्पष्ट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। बिल्कुल ठीक बात है। नवीन जी, मैं आपकी किताब पढ़ रहा था, रियल एस्टेट और जीएसटी एक नवीन दृष्टि। क्या गजब किताब लिखी है आपने। हिंदी में एक बहुत अच्छी साधारण भाषा में कमेंट्री, और जहां किताबें सेक्शंस, प्रोविजंस, रूल्स ये सब लिस्ट करती है, वहां आपने अपनी कमेंट्री लिखी है इसके अंदर, हर बात के ऊपर अपना एक विचार। इसका एक चैप्टर मुझे बहुत बढ़िया लगा, प्रॉफिट अप एंड्रे। हमने इस पे कई बार चर्चा भी करी, थोड़ा सा इसके ऊपर बात करिए ना सर। ये प्रॉफिट अप एंड्रे क्या शब्द है, क्या टर्मिनोलॉजी है और जेडीए से इसका क्या संबंध है? आपको बाकी चैप्टर भी अच्छे लगेंगे मैं उम्मीद करता हूँ। ऑब्वियसली लगे ही है। अब चूंकि बात प्रॉफिट की है, हम शुरू से प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। देखिए जेडीए होता है प्रॉफिट कमाने के लिए। वह कभी भी एक दूसरे को सर्विस देने के लिए नहीं हो रहा है। ठीक है, किसी तीसरे को बेच रहे हैं। हाँ, और क्यों कर रहे हैं जेडीए? कोई पर्टिकुलर ज़मीन है, कोई पर्टिकुलर क्वालिटी देना चाहते हैं ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट दोनों को मिले, एक का लैंड इन्वेस्टमेंट का और एक का रिसोर्सेस और मनी इन्वेस्टमेंट का। ठीक बात है। तो प्रॉफिट शब्द तो जेडीए से का उसका अंग है। अब प्रॉफिट ऑफ प्रेंड्रिया अगेन लैटिन फ्रेज है। एक नॉर्दर्न कैटरर्स का 1979 का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है हम्म, जिसमें उन्होंने सेल्स और सर्विस को समझाया।
सेल्स का मतलब क्या और सर्विस का मतलब क्या। अच्छा, हाँ, जो हम पहले रेस्टोरेंट में देखते थे कि सेल टैक्स भी लग रहा है और सर्विस टैक्स भी सर्विस लग रहा बराबर। है ना? फिर उन्होंने कहा कि जो पार्सल करा के ले गया है ना? तो वो उस पे लग जाएगा वैट, बाकी पे सर्विस टैक्स लगेगा। तो ये चीज़ें टेक अवे वगैरह पे था। लेकिन इसमें क्या समझाया था कि व्हाट इज़ सेल? अगर मैंने आपको कोई चीज़ दी, हुँ, जिसका पोज़ीशन कंट्रोल मैंने खो दिया अच्छा, और वह चीज़ आपकी मालिकाना हो गई, हुँ, दैट इज़ सेल। राइट, अब आप उसको कंज़्यूम नहीं करोगे, हुँ, अब आप उसको वापस बेच सकते हो, ठीक है, वैसा का वैसे ही, हाँ, राइट, है ना? और कंजम्पशन होता है सर्विस में, जो मैंने आपको चीज़ दी विथ सम फैसिलिटी, विथ सम एमेनिटीज़, तो हुँ, वो आपने उसको कंज़्यूम किया, उसको आपने रिसीव किया, कुछ बेनिफिट मिला, उसका आपने मुझे कंसिडरेशन दिया। हुँ, तो जब ये कांसेप्ट समझा रहा था सुप्रीम कोर्ट, तो उसने बहुत सारे अपने पुराने डिसीजंस को उपयोग किया। तो जिसका सार ये निकल के आया, उसमें एक बाम्बू वाले का किसी का एग्ज़ाम्पल था, पूरा बाम्बू का जंगल किराए पे लिया, अच्छा, किसी का पूरी ज़मीन थी, उस पे बाम्बू उगाया और कुछ बाम्बू उगने के बाद में एज़ ए ओनर ले गया। हुँ, आप ध्यान दीजिएगा, बाम्बू उसने पूरा कल्टीवेट किया और बाम्बू का कुछ पोर्शन वो ले गया, ठीक है, एक चीज़। ऐसे ही चिल्का झील थी उड़ीसा में, जिसमें फिशिंग का काम हो रहा था, तो किसी को काम दिया, उसने फिशिंग की और 10% मछली उसकी हो गई। ठीक है, आप समझ रहे होंगे कुछ-कुछ मैं क्या हाँ, कहना बिल्कुल चाह रहा ठीक हूँ। बात है, यहाँ पर किसी दूसरे की ज़मीन में एंटर करना, तो जब वो चिल्का झील में से फिशिंग करके उसका 10% ले गया, बाम्बू में से ले गया, तो ऐसे ही जेडीए में होता है। बराबर है, लैंड ओनर की ज़मीन पर आकर डेवलपर काम करता है, ठीक है, दोनों के लिए। हाँ, दोनों मिलके करते हैं तीसरे के लिए। तो उसमें से जो चीज़ बनी, चाहे हुँ, वो प्लॉट हो, चाहे यूनिट्स हो, उसमें वह कुछ हिस्सा अपना एज़ ए ओनर ले जाता है। ठीक बात है, तो दिस इज़ क्लियरली ए साइन ऑफ स्मॉल टाइप ऑफ अनदर टाइप ऑफ पार्टनरशिप, हुँ, वेयर प्रॉफिट इज़ मोटिव। सो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिस इज़ नॉट ए सर्विस और सेल, दिस इज़ अ प्रॉफिट ऑफ रेंडरे। ओके, तो जब मैं सर्विस नहीं कर रहा, जब मैं गुड्स किसी को नहीं दे रहा ले रहा, तो फिर मेरे को जीएसटी नहीं लगेगा। तो जेडीए इज़ अ केस ऑफ प्रॉफिट ऑफ ब्रेन ड्रेन, ओके। क्लियर कट। तो जिसमें ये बात आती है कि ये दोनों एक दूसरे को कुछ भी सप्लाई नहीं कर रहे। सर पर मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं, जब हम एग्रीमेंट ड्राफ्ट करते हैं अगेन बात वहीं आ जाती है इन उनमें लिखी होना चाहिए। ज़्यादातर जो एग्रीमेंट आप भी देखते हो मैं रेरा में जब लगाता हूँ प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए तो मैं भी पढ़ता हूँ। वो शुरू से लेकर लास्ट तक एग्रीमेंट शुरू होता है कि ये एग्रीमेंट जो है रेवेन्यू शेयर का एग्रीमेंट रहेगा और नीचे आते प्लॉट बाँट लेते हैं। तो ऐसे में क्या स्थिति बनती है? ये और देखिए, एक बात इंटरप्ट और करूँगा सर, प्लॉट बाँटना तो रेरा भी बोलता है कि चिह्नित करके आप बताइए कि कौन-सा जो है प्लॉट या फ्लैट है, जो आप बेचने वाले हैं, कौन-सा नहीं बेचेंगे, कौन-सा लैंड ओनर के हिस्से का है, कौन-सा डेवलपर के हिस्से का है और अगर ये रेवेन्यू शेयर का एग्रीमेंट है, तो कैसे व्यवस्था की जाएगी प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए? तो ये तमाम चीज़ों रेरा के दखल के कारण भी वो एग्रीमेंट को मजबूत बनाती है या कमज़ोर बनाती है? देखिए बिल्कुल सही प्रश्न है। हम बैठे हैं और हम बात करते हैं जब भी, तो हम बात करते हैं जीएसटी की, ठीक है। जेडीए के ऊपर जो सबसे बड़ा टैक्स डायरेक्ट अगर लगे तो। हम उसमें रेरा को इन्वॉल्व करते हैं उस हद के आगे जिस हद तक उसकी लिमिट है। अच्छा। अभी आपने कहा कि रेरा ऐसा कहता है कि कौन से तुम बाँटोगे बताओ, हुँ। तुम कौन से बेचोगे बताओ, तुम्हारे कौन से, वो क्यों कहता है? और रेरा बना क्यों? रेरा की सरजमी क्या है? जीएसटी की सरजमी क्या है? दोनों बहुत अलग हैं। अगेन रेरा अपना वो स्टेट वाला टैक्स है लैंड पे लगने वाला, है ना? हुँ। पूरा स्टेट के कंट्रोल का। तो उसमें वो कहता है कि हम आपको इसलिए बना रहे हैं कि कल को आप जो कंज्यूमर है जिसने अलॉटी उसको दुखी ना करो, राइट। उसके साथ कोई धोखेबाजी ना करो। उस एक्ट की सीमितता वहीं है। सारे कानून का आप उसका पंच-प्रपंच देखेंगे, कब तक तुम बनाओगे, क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी, कब तक ये करोगे, सब चीज़ें सही लगाओगे, ये सब वो अलॉटी के हित के लिए है। अब उसमें होता है ये कि जेडीए वाले प्रोजेक्ट हमारे यहाँ देश में सभी लोग तो लैंड ओनर होते नहीं, इसलिए जेडीए के प्रोजेक्ट ज़्यादा होते हैं। हुँ। लेकिन रेरा उसके आगे यहाँ पर नहीं है। बराबर है। अब हम जेडीए में जब बात करते हैं, तो लैंड ओनर और डेवलपर दोनों मिलके काम कर रहे हैं, इतना ही है।
ठीक है। बस। लेकिन सर्विस तो वही दे रहा है, असली कंस्ट्रक्शन तो वही कर रहा है, तो उसकी लायबिलिटी आती है जब जब आनी है। ठीक बात है। तो ऐसा। मैंने जो एक बात और पूछी थी आपसे कि सर अग्रीमेंट स्टार्ट करता है कि ये रेवेन्यू शेयर का अग्रीमेंट है, हाँ पर नीचे आते 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 वो प्लॉट बांट लेते हैं। हाँ। अब आप खुद ही देखिए, अपने प्रश्न का बड़ा प्यारा सा उत्तर दे रहे हैं। रेवेन्यू शेयरिंग का एग्रीमेंट है, शुरू हुआ, ठीक है। जैसे पिक्चर शुरू होती है टाइटल से, ठीक तो है। ये रेवेन्यू शेयरिंग एग्रीमेंट बना। पिक्चर एंड होती है अंत में कुछ और थैंक्स और टाइटल से। हम्म, तो ये भी वही है। अल्टीमेटली जिसने रेवेन्यू शेयर करना था, अब हर चीज पहले दिन तो बिक नहीं जाएगी, ठीक बात है। कंप्लीशन के पहले बिक नहीं जाएगी। उद्देश्य की है, मेरे को बना के बेचना है, ठीक है। ये स्पष्ट होता है एग्रीमेंट में। नहीं बिकी तो उसका क्या करेंगे, बांट लेते हैं, है ना। तो बांटना क्या है, प्लॉट चिन्हित किया, 100 प्लॉट है, 50-50 बांटे, 60-40 बांटे, कोने के बांटे, पार्क के किनारे के बांटे, जैसे भी बांटे, उसका एक बेसिस होता है कि मैंने जो रेवेन्यू सोचा था, टू सिक्योर दैट रेवेन्यू, मैं ये समझ पा बस रहा हूँ। मैं उसी रेवेन्यू को वैसे Secure नहीं तो कर ऐसे रहा हूँ। प्राप्त कर लूं। अच्छा। सो दिस इज अनदर मेथड ऑफ शेयरिंग द रेवेन्यू ओनली। इतनी सी बात लोग नहीं समझ रहे हैं। हाँ। अच्छा, पर इसमें सर एक और थोड़ा सा आगे चलते हैं। मान लीजिए कि मैंने एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट में रेवेन्यू शेयर का ही एग्रीमेंट है, हमने किया कि हम रेवेन्यू बांटेंगे और रेवेन्यू को सिक्योर करने के लिए एरिया बांट लिया, और कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने के बाद तक भी लैंड ओनर ने अगर अपने हिस्से का वो एरिया नहीं बेचा है, तो क्या स्थिति बनने वाली है? वह नहीं बेचा है या बेच नहीं पाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों यहाँ से चीजें मान लीजिए, नहीं बेचा, बेच नहीं पाया, और अभी और नहीं बेचेगा आगे, ये भी मान हाँ, लेते अगर हैं। नहीं बेचेगा तो मतलब इंटेंशन क्लियर है कि मेरे को खुद को रखना ठीक है। है ना। लेकिन क्या हो रहा है, जो कंस्ट्रक्शन, हम ये बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन की, है ना। हाँ, ठीक है। जो कंस्ट्रक्शन की सर्विस है, हम्म, अब यहाँ पर जेडीए के कैरेक्टर में लैंड ओनर ने अपना कैरेक्टर चेंज किया। वह कंस्ट्रक्शन की सर्विस के दौरान रिसीवर बन गया उस सर्विस का, बिकॉज उसने अपने जेडीए की इस बात को गलत प्रूव कर दिया कि हम किसी तीसरे के लिए बना रहे हैं। मतलब ये है कि मेरी जमीन पे मैंने कंस्ट्रक्शन के लिए आपको दिया, आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया और मैंने कुछ यूनिट मेरे पास रख लिए, तो मेरा इंटेंट बदल गया कि ये मेरे पास रह गए, तो मुझे उसके ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा। यू हैव बिकम द रिसीवर ऑफ द सर्विस, तो यू विल हैव टू पे लाइक अनदर कस्टमर और प्रोस्पेक्टिव बायर। जीएसटी डेवलपर आपसे लेगा, बराबर है। क्योंकि सरकार को तो पूरे कंस्ट्रक्शन पे टैक्स चाहिए, ठीक बात है। और वो कहीं गलत नहीं है सरकार उसमें। तो इसमें आईटीसी मिल जाएगी किसको? जो डेवलपर है उसको? डेवलपर को आईटीसी तो हर बार मिलनी है, क्योंकि वहां पे वापस वो उसके लिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर बन गया। ठीक बात है। डेवलपर को आईटीसी मिलने का क्वेश्चन है, तो वह तो सर्विस दे रहा है हाँ, और इनपुट्स ले रहा है और उसको उसमें यूज कर रहा है, ठीक बात है। बिल्कुल मिलेगी। और अगर जो कंप्लीशन आने के बाद में अनसोल्ड यूनिट है, क्या उसकी आईटीसी रिवर्स भी करना पड़ेगी? क्योंकि वो तो कंप्लीशन के बाद जीएसटी की लायबिलिटी तो आती नहीं है। जीएसटी की लायबिलिटी आनंद भाई इसलिए नहीं आती क्योंकि 5B में लिखा है कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन के पहले पैसा लोगे तो सप्लाई तो सप्लाई है। ठीक है। ठीक बात है। अब पहले पैसा नहीं लिया तो सप्लाई नहीं हुई। क्यों? कॉमन सेंस के हिसाब से इट विल बी ट्रीटेड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। राइट, एब्सोल्युटली राइट। शेड्यूल 3 में चला गया। शेड्यूल 3 में चला गया। अब मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी बना रहा था जो कि एग्जेम्प्टेड थी, हाँ, ऐसा बोलने में आता है विभाग की तरफ से, इसलिए आप रिवर्सल करो। ठीक है। जबकि अब रिवर्सल के रूल 42-43 में पढ़ेंगे तो वहाँ पर अमाउंट शब्द का यूज़ किया गया है, सेल का यूज़ नहीं किया गया है। सेल का यूज़ शेड्यूल 3 में किया गया है। ओके। तो मैं सेल क्या कर रहा हूँ? प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि जीएसटी के दायरे से ही बाहर है। राइट। तो मेरी नज़र में प्रॉपर प्लानिंग करके लिखेंगे और उसको ढंग से इंटरप्रेट करेंगे तो अनसोल्ड यूनिट, अनबुक्ड यूनिट्स की आईटीसी की रिवर्सल की आवश्यकता नहीं है। ओके। कोर्ट से राहत मिलेगी, ये मैं कह सकता हूँ। एजुकेशन लेवल पर नहीं मिल नहीं सकती मिलेगी। है, असेसिंग ऑफिसर नहीं करेंगे, बट कोर्ट से इसमें भी राहत मिलने के पूरे चांसेस बनते हैं। बिल्कुल। ठीक बात है सर। अब सर कुछ चीज़ जब हम जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट बनाते हैं तो ऐसे क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आप बताना चाहेंगे जो ध्यान रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से? जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जेडीए, है ना, अगर वह प्लॉटेड डेवलपमेंट का है या कंस्ट्रक्शन का है, कुछ बातें इंपॉर्टेंट है जो सेटल्ड पोजीशन से निकल कर आती हैं।
ये सभी को मालूम होना चाहिए कि हम दोनों काम कर रहे हैं तीसरे के लिए, तो हमारा कॉमन इंटरेस्ट है। ठीक है। या इसके बारे में 2 लाइन लिखें। हम्म, हमारा बेनिफिट ये है, जो रेवेन्यू शेयरिंग या रेवेन्यू का क्लासिफिकेशन जब करें तो उसमें लिखें। जब हम सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में लिखें तो उसमें ये लिखें कि यह किसी कंसीडरेशन का कोई हिस्सा नहीं है, क्योंकि यह मनी का फ्लो इन द प्रोजेक्ट है बट नॉट टुवर्ड्स एनी सप्लाई। राइट। और हम ये लिखने की गलती करने से बचें कि मैंने आपको प्रस्ताव दिया, आपने स्वीकार किया, हालांकि उससे होता कुछ नहीं है, पर हम उसको बचें और दोनों मिलके काम कर रहे हैं। और हेडिंग भी दीजिए ना, संयुक्त विकास अनुबंध लेख क्या होता है, बराबर है। रेवेन्यू शेयरिंग का अनुबंध लेख, हम्म, संयुक्त विकास के माध्यम से रेवेन्यू शेयरिंग का। क्योंकि क्या है, रजिस्ट्रार विभाग जो है रजिस्ट्री का, उसका काम है जो ट्रांजैक्शन आपने लीगली किया उसको रजिस्टर में लिखने का। बराबर है। उचित आपने स्टैम्प खरीदा, ड्यूटी ले आपने लें। बेचा, उसकी स्टैम्प ड्यूटी लेना। ठीक बात है। उसके बाद भी कोई मालिकाना हक तो आता नहीं, अपन जानते हैं, नामांतरण, स्थानांतरण, खसरा कतौनी सब होते हैं। ठीक बात है। तो हम जस्ट उसको इंटीमेट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और रेरा तो वैसे भी सर बोलता है कि दोनों आखिरी तक की रजिस्ट्रियों में साइन करेंगे, इंडिविजुअली अपने अपने हस्ताक्षर से बेच नहीं सकते। तो वो तो क्लॉज है ही है, उसकी रजिस्ट्री वैसे भी संभव नहीं है। तो यहाँ पर भी फिर रेरा आपको थोड़ी सी आके मदद कर देता है। हाँ, तो बराबर हम है। दोनों मिलके किसी तीसरे के लिए काम कर रहे हैं। तो एक पॉइंट ये हो गया, बेनिफिट, इंटरेस्ट। और हमारे एग्रीमेंट से ये दिखना चाहिए कि दोनों का कॉमन इंटरेस्ट बेनिफिट है। तो कहीं पार्टनर जैसी स्थिति में प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे काम कर रहे हैं, कोई किसी का एजेंट नहीं है। तू ये नहीं कर पाएगा, तू ये नहीं कर पाएगा, मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, ये बहुत आता है लैंग्वेज सर में। मैं जो समझ पा रहा हूँ बहुत सीधी सी भाषा में, कि घर में पति और पत्नी 2 लोग हुए, अगर पत्नी घर में खाना बना रही है और पति अपना व्यवसाय चला रहा है, दोनों एक्टिविटी अलग अलग कर रहे हैं, हाँ। पर दोनों हैं प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल। उसी तरह से यहाँ पे लैंड ओनर और डेवलपर, भले ही लैंड ओनर अपनी जमीन दे रहा है और डेवलपर अपना पैसा लगा रहा है, अपनी जो भी क्वालिटी है वो लगा रहा है और डेवलपमेंट कर रहा है या कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो दोनों प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल ही हैं और तीसरे को सर्विस दे रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जेडीए इज लाइक ए मैरिज। राइट। बिल्कुल, क्योंकि दोनों मिलके समान अधिकार और कर्तव्य के साथ काम कर रहे हैं। पति पत्नी शादी करते हैं परिवार को बनाने के लिए, जो समाज के प्रति उत्तरदायी होता है। ऐसे ही ये लोग प्रोजेक्ट लाते हैं, ठीक बात है। तो वो लोगों के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये दोनों मैरिज का ही काम है और दोनों मिल के कर रहे हैं। तो इसमें कुछ ऐसे क्लॉजेस होना चाहिए जो ये बताए कि लैंड ओनर भी तो ये काम करके दे रहा है, लैंड ओनर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। हमारे यहाँ एग्रीमेंट का स्वरूप जिस दिन ऐसा आ गया जेडीए का, आज मैं बहुत अच्छी प्लानिंग बता रहा हूँ आपके मार्फत, ये होना चाहिए। जो चीज़ जितनी सरल होगी ना उतना अच्छा। उतना हमारे यहाँ टिपिकली उसको बनाया जाता है कॉपी पेस्ट करके। हम लिखें कि ये 2 पार्टिसिपेंट, उद्देश्य ये है, पहले ही क्लियर हो जाए। राइट। फिर मेरे ये राइट्स हैं और ये मेरे ऑब्लिगेशन है, मेरे ये राइट्स और ये ऑब्लिगेशन है, और दोनों के कॉमन क्या राइट्स और ऑब्लिगेशन है ये बता बराबर, देंगे। बराबर। तो क्लैरिटी, आपका जेडीए, आपका एग्रीमेंट आपके साथ खड़ा होगा और आपको किसी भी जीएसटी को लगने से बचा लेगा। सही बात है सर। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने नहीं बोली पर आपकी बातों से समझ में आई, कि कंसल्टेंट की सलाह लें व्यवस्थित। भाई सही कंसल्टेंट से सलाह लेंगे तो अग्रीमेंट वैसे ही अच्छा बनने वाला है, और अगर अच्छा अग्रीमेंट बना तो उसकी खुशबू सभी जगह जाएगी। बिल्कुल, ये क्योंकि क्या है, एक्सपर्ट का ओपिनियन, सीए की सलाह उस समझदार और साइंटिफिक पंडित की तरह है जिसने ज्योतिषी के हिसाब से पत्रिका सही देख के सही मिलाप कराया है। बराबर है। तो वो रोल एक अदा होता है। तो बाद में फिर विवाह संबंध जो है, दाम्पत्य जीवन अच्छा चलता है। तो ये भी अच्छा चलेगा, डिस्प्यूट नहीं होंगे राइट। आपस में। तो जेडीए में जब तक, अगर हम कंक्लूडिंग स्टेटमेंट की बात करें, अगर आपका कोई और क्वेश्चन ना हो तो। बिल्कुल सर। हाँ, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट ये है, आर्टिकल 49 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 50 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये दोनों एज इट इज़ वहीं पे रखे हुए हैं। ठीक है। जब जीएसटी आया, आर्टिकल 246 में ए जोड़ा गया और दोनों सरकारों को गुड्स और सर्विस पे समान रूप से टैक्स लगाने की पावर आई, बराबर। 101st अमेंडमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि हम अब जीएसटी तभी लगा सकेंगे जब दोनों सरकारें उस चीज पे टैक्स लगा सके
किसी एक को ही पावर है तो नहीं लग सकता। तो आर्टिकल 49 लैंड की बात करती है, आर्टिकल 50 बिल्डिंग की बात करती है। तो ये दोनों पे सिर्फ राज्य सरकार को पावर है, और इसीलिए जीएसटी काउंसिल के मिनट्स में 2 बार नवंबर 2016 में मीटिंगों के डिस्कस होकर फिर सहमति नहीं बनी कि हम नहीं लगा सकते लैंड पे टैक्स। ठीक बात है। तो लैंड और बिल्डिंग पर टैक्सेशन सिर्फ एक ही सरकार लगा सकती है। तो इस जन्म में जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं होता, जीएसटी जेडीए में संभव ही नहीं है। बराबर है सर, बहुत अच्छी बात यहाँ पर बोली गई है कि लैंड के जो ट्रांजैक्शंस हैं जेडीए में उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड आपके कागज बराबर बने हुए होना चाहिए। आप जो जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट बना रहे हैं उसमें सारी कंडीशंस लिखी हों, सारी बातें विस्तृत रूप से लिखी जाएं, आप कॉम्प्लिकेटेड करने की बजाय सरल भाषा में लिख लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की सलाह लेकर अगर आप एग्रीमेंट बनाते हैं तो निश्चित तौर पर वो एग्रीमेंट आपका लीगली सस्टेन करेगा। आप सीए की सलाह से एग्रीमेंट बनाएंगे तो जीएसटी के पॉइंट हुए, इनकम टैक्स के पॉइंट हुए, रेरा के पॉइंट हुए, ये सारे पॉइंट वहां पर लिखकर अपना एग्रीमेंट उचित रूप से बना सकते हैं और लैंड ओनर और डेवलपर दोनों को फायदा यहां पर मिल सकता है। मुझे लगता है ये पॉडकास्ट उन सभी लोगों के लिए बहुत लाभदायक होगा जो इस तरह के ट्रांजेक्शन्स में डील करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू नवीन जी, थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल टाइम। थैंक यू वेरी मच।